गुड मॉर्निंग बच्चों, जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाजार घिनपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। तो बच्चों आज हम लोग जो चलेंगे आर्थिक विकास की समझ, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अर्थशास्त्र, जो हमारा पहला अध्याय है जिसका नाम है विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर आपकी यहाँ शुरुआत होता है। तो कुछ चैप्टर जो आपके परिवर्तन किए गए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, वो आगे चर्चा कर दी जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों विकास के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो अध्याय है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग विकास, ठीक है, यानी विकास नहीं आपका डेवलपमेंट कह सकते हैं या परिवर्तन कह सकते हैं या प्रगति कह सकते हैं। जो प्रगति की विचारधारा होती है या विकास की धारणा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं विकास, ठीक है। तो हम लोग जो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है वो देखते हैं। कह रहा कि विकास के लक्ष्य, ठीक, इसमें देखिएगा विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं। यानी जो विकास है, विकास का जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो सकती है तो लेकिन दूसरे के लिए नहीं हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी नए हाईवे, ठीक है, कोई सड़क है, हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, परंतु वहीं जिस किसान की ज़मीन उस हाईवे के निर्माण के लिए छिन गई हो इसके लिए विकास कतई नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो विकास का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरीक़े से समझिए कि परिवर्तन या, ठीक है, प्रगति से होता है। तो विकास में दो पक्ष होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। विकास के अंतर्गत दो ही पक्ष होते हैं। एक तो पक्ष स्वीकार करने वाला होता है, ठीक है, दूसरा नहीं स्वीकार करने वाला होता है, ठीक है। आपने जैसे एग्जांपल के देखा एक सड़क बन रही है, एक हाईवे बन रही है, ठीक है। तो सड़क बनने से बहुत सारे लोग खुश होते हैं, मगर जिनकी ज़मीन जाती है, अन्य जो संसाधन नुकसान होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उससे दुखी होते हैं, तो उनके लिए विकास वो नहीं है। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ में जानेंगे तो विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रगति या परिवर्तन से होता है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने कार्यों को पूर्ति करता है। तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बच्चों, विभिन्न लोगों के लिए विकास की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। यानी जो अलग अलग लोग होते हैं उनके विकास की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, यानी इच्छा होती है, पूर्ति मांग होती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है कि उसके लिए किस प्रकार के विकास की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी चाहिए, ठीक है, बहुत लोगों को क्या चाहिए, सुख चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति एक व्यक्ति से नहीं की जा सकती। इसे समझने के लिए दो लोगों को उदाहरण लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो लोगों को उदाहरण लिया गया है। तो आप समझिए किस प्रकार की जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनमें दो पक्ष होते हैं, एक तो मानने वाला होता है, एक नहीं मानने वाला। तो उनकी दो आवश्यकताओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ऐसे गांव में रहता है जहां किसी भी जगह, ठीक है, के लिए बस पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कोई एक व्यक्ति है जो एक गांव में रहता है, उसे यानी बस या अन्य संसाधन पकड़ने के लिए लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। यदि उसके लिए गांव तक पक्की सड़क बन जाए तो उसके गांव तक छोटी छोटी गाड़ियां चलने लगेंगी और चलने लगेंगी, तो या उसके लिए क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सामान्य अर्थ में जानिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके गांव में कोई सड़क नहीं है। अगर वो सड़कें बन जाती हैं, ठीक है, तो सड़कों से छोटी मोटी गाड़ियाँ आएंगी तो उसके यहाँ विकास हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि उसके गांव तक पक्की सड़क बन जाती है, ठीक है, और उसके गांव तक छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चलने लगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। एक अन्य, वहीं दूसरा क्या व्यक्ति है, एक तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखा एक सामान्य व्यक्ति का, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं यहाँ दूसरे पे। एक अन्य व्यक्ति दिल्ली राजधानी क्षेत्र की बाहरी सीमा पर रहता है, यानी दिल्ली हमारी केंद्र शासित राजधानी है, वो सीमा के बाहरी क्षेत्र में रहता है। उसे अपने दफ्तर जाने के लिए पहले तो पैदल 1 किलोमीटर चलकर ऑटो रिक्शा स्टैंड तक जाना होता है। उसके लिए बाद वो ऑटो रिक्शा पर कम से कम 1 घंटे की सवारी के बाद, ठीक है, 1 घंटा वो क्या करता है, सफ़र करता है और, ठीक है, बाद वह मेट्रो स्टेशन पहुंचता है, ठीक है, जहां पे ट्रेन चलती हैं तो वो भी मेट्रो स्टेशन होता है। उसके बाद मेट्रो में 1 घंटा सफ़र करने के बाद वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है। यदि मेट्रो रेलवे की लाइन उसके घर के आसपास पहुंच जाए तो उस व्यक्ति के लिए विकास होगा। तो आप अब सोचिए यहाँ पे, ठीक है,
दो व्यक्ति हैं, दोनों तरीके की कहानियाँ हैं, ठीक है। एक व्यक्ति क्या है, गाँव से जुड़ा व्यक्ति है और एक शहर से जुड़ा व्यक्ति है, ठीक है। गाँव का व्यक्ति क्या है, उसे 1 किलोमीटर पैदल चल के बस, टेम्पो, अन्य चीज़ें मिल जाती हैं, मगर जो शहर के सीमा से लगा क्षेत्र का निवासी है उसको कई किलोमीटर यानी कई घंटे लग जाते हैं अपने ऑफिस तक पहुँचने में। तो दोनों के लिए विकास अलग अलग है यहाँ बच्चों। तो दोनों की इच्छाएँ एक तरीक़े से पूर्ति नहीं की जा सकती। जैसे किसान की बात करें, किसान का मान लीजिए गाँव है और कोई अन्य संसाधन नहीं हो, खेत के किनारे रहता है, तो वहाँ तक सड़कें बहुत बनाना क्या हो जाता है, बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। यदि लोग सहमत होते हैं तो बन जाता है, पर बहुत सारे लोगों की ज़मीन जायदाद अन्य जाती है तो उससे दुखी भी होते हैं। वहीं जो शहर का नागरिक है, किसान जो शहर का नागरिक है, उसको ऑफिस जाने में जो कठिनाई होती है तो कठिनाई को सह लेगा, किंतु अगर गली मोटरों के अंतर्गत पिलर लगाया जाएगा तो वो सारे मकान क्या हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, तो इससे नुकसान भी होगा। तो इसके लिए यहाँ पे दोनों थिंकिंग यानी दोनों सोच अलग अलग है। तो उनके लिए वो आवश्यकता की विकास है और उसके लिए वो आवश्यकता की विकास है। तो दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। आगे चलते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण ये बताते हैं कि हमें विकास के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है, यानी अनेक आवश्यकताएं हो सकती हैं, अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीति निर्धारकों और सरकार को विकास के ऐसे लक्ष्य बनाने होते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। फिर भी सरकार क्या करती है, ऐसा नहीं है कि लोगों के बारे में सोचती नहीं है, सोचती है और उनके विकास के बारे में हित में काम भी करती है। तो ऐसे नीति निर्धारक सरकार निश्चित करती है कि जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सुख पहुँच सके। जैसे एक विचारक था वेंथम, ठीक है, वो कहता था अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की बात करता था। ठीक यहाँ की थिंकिंग बात की जा रही है। हमारी जो सरकारें होती हैं वो अधिक से अधिक लोगों को सड़कें बनाकर क्या करती है, विकास के मार्ग पर जोड़ने का कार्य करती है। कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, तो दोनों को उसमें समावेश करके ही चलना पड़ता है, तभी विकास संभव हो पाता है। आगे चलेंगे बच्चों। अगला हमारा विकास का लक्ष्य या उद्देश्य कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको देखिएगा। प्रति व्यक्ति आय यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। यानी जो विकास का लक्ष्य होता है, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग अलग होती है। जैसे कोई व्यक्ति 1 रुपये कमाता है तो कोई 1000 रुपये कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय को कैसे देखेंगे, जब देश की कुल आय को, ठीक है, देश में जितने भी आय हैं को उस देश की जनसंख्या से भाग कर दिया जाए तो उस जो राशि मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वर्ष 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट यानी जो डेवलपमेंट विकास की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड विकास रिपोर्ट के अंतर्गत के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति की आय 28,000 रुपये है, ठीक है। कितना वार्षिक आय क्या है, 28,000 रुपये सालाना है, ये कही गई थी। अब कुछ ये तो 2006 की रिपोर्ट है, अन्य रिपोर्ट के अंतर्गत देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों इतना समझ लीजिए कि देश की कुल आय के व्यक्ति की जो भी आय होती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के आय को बांट दिया जाता है, ठीक है। उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति, इस देश की प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है। तो लगभग हमारे यहाँ 2006 के अनुसार 28,000 रुपये सालाना है, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों। अगला लक्ष्य क्या है, पहला तो देखेंगे विकास का लक्ष्य, ठीक है। इसके अंतर्गत अगला आता है जीडीपी, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है देखेंगे, किसी देश में उत्पादित कुल आय को, ठीक है, किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है। जो सकल यानी सब कुछ, राष्ट्रीय आय जो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उत्पादित होती है उसके अंतर्गत सभी आय को क्या की जाती है, गणना की जाती है और उसका रिपोर्ट बनाया जाता है और फिर प्रस्तुत की जाती है। तो विकास के अंतर्गत उसको जोड़ दिया जाता है। अगला लक्ष्य है वो, अगला है लक्ष्य बच्चा, इसमें सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे तो जो सकल घरेलू उत्पादों से क्या कैसे समझते हैं, किसी देश में, ठीक है, किसी देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात होने वाली आय को, ठीक है, जो देश में उत्पादित कुल आय होती है उसके अंतर्गत जो निर्यात होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। यानी हमारे खर्च के बाद जो भी आय बचती है उसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वहीं पर अगला लक्ष्य क्या है विकास का बच्चों, वो है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। ये भी एक लक्ष्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। कह रहा है हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 बच्चों में, ठीक है, प्रत्येक साल यानी कितने बच्चे का देहांत इंतकाल हो जाता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण में उतना ही बेहतर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कल के जो बच्चे हैं युवा होंगे और वो देश के हित में कार्य करेंगे।
शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। सन 2011 की एक रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार उसकी कुछ विशेषताएं थी, वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आपका जो है पूरा हुआ। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग विकास के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।